नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर आपसे, समाज से और राष्ट्र से जुड़े होते हैं। आज की कड़ी में हम बात करेंगे दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में, दिव्यांगजनों की शिक्षा से जुड़े मुद्दों के बारे में। एक समय था जब दिव्यांगजनों के बारे में समाज में एक अजीब सी चिंता का माहौल रहता था। उनकी पढ़ाई, उनके रोजगार से जुड़े मुद्दे समाज के लिए चिंतनीय रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और सरकार ने विभिन्न प्रावधानों के जरिए उनको काफ़ी कुछ अधिकार दिए हैं। इन अधिकारों के जरिए उनको शिक्षा भी मुहैया करवाई गई है, साथ ही उनको रोजगार भी मिला है। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ ऐसी कमियां हैं जो अभी भी समाज में व्याप्त हैं। सरकार काफ़ी कुछ उनको हासिल करने में कोशिश भी कर रही है। तो दिव्यांगजनों से जुड़े इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्नेहलता जी। स्नेहलता जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्नेहलता जी राजस्थान सरकार में विशेष शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्नेहलता जी, पहला सवाल आपसे ये बनता है कि किस श्रेणी में आते हैं वो ऐसे बच्चे, कौन से होते हैं जो इस श्रेणी में आते हैं कि ये दिव्यांग बच्चे हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये दिव्यांग बच्चे हैं? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में केवल 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी, लेकिन राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार ये दिव्यांगताएं बढ़ाकर 7 से बढ़ाकर 21 कर दी हैं। जिन्हें भी दैनिक जीवन में काम करने में दिक्कत आती है, जैसे अभी पहले तेजा पीड़ित नहीं था, बौनापन नहीं था, जो बच्चे की हाइट 4.10 से कम है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, थैलीसीमिया वाला किया गया है। तो काफ़ी दिव्यांगता का उन्होंने जो कैटेगरी है बढ़ा दी है, ताकि उनको भी ये सामान्य जीवन जीने में सुविधाएं मिले, उन्हें उनके अधिकारों का संरक्षण हो और वो इस देश के अच्छे नागरिक बन सके। जी जी। स्नेहलता जी, अगर मोटे तौर पर बात करें तो बहुत जो बड़ी संख्या में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं? इसमें श्रेणी में आते हैं, जैसे इसमें 2 प्रकार की दिव्यांगताएं होती है, एक शारीरिक एक मानसिक। शारीरिक मानसिकता वाले तो फिर भी उनका दिमाग, मस्तिष्क बहुत अच्छा होता है, वो शरीर से ही विकलांग होते हैं, दिमाग से नहीं होते, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन जो मानसिक होते हैं, वो मानसिक वाले अपनी मानसिक के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाते, उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम भी होता है और वो समाज के अनुरूप व्यवहार भी नहीं कर पाते, बिहेवियर प्रॉब्लम इतना होता है। तो माँ बापों के लिए वो बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है कि उसको कहाँ पढ़ाएं, कैसे उसको सेटल करें, उनका बाद में उनके मरने के बाद उनकी कौन देखभाल करेगा। जो दिमाग से सही हैं उनके लिए तो है कि वो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम दी हैं, काफ़ी पढ़ भी लेते हैं, इंटेलिजेंट, उनका आईक्यू भी नॉर्मल होता है, रोजगार भी प्राप्त कर लेते हैं। ये सिस्टम एड्स हैं जो उनका यूज़ करके वो अपनी दिनचर्या आराम से कर सकते हैं। जी जी जी। स्नेहलता जी, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ साल पहले एक फीचर फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर। उस फिल्म में दिखाया गया था कि एक जो दिव्यांग बच्चा है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कैसे प्रयास किए जाएं। तो जो फीचर फिल्म के माध्यम से अगर बात करें या सिनेमा के माध्यम से, ऐसी कोशिशें बहुत की जा चुकी हैं पहले भी और आगे भी की जा रही हैं। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी सर, बहुत अच्छा सवाल दिया आपने, क्योंकि इसमें मीडिया का भी बहुत रोल है, इसमें जो मल्टी मास कम्युनिकेशन इसका भी रोल है। क्योंकि पहले पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं था। शायद मैंने जब कोर्स किया था 2005 में, हम लोग खुद नहीं जानते थे कि ऐसे बच्चे भी होते हैं। जब मैं स्कूल में गई, मैं देख के हैरान हो गई कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पहले भी थे ये बच्चे, लेकिन पहले इनको भोला समझ देते थे। लेकिन अब जो सिनारियो बदला है इस मीडिया के कारण, तो ये अवेयरनेस फैली है और इसके साथ ही साथ जनता में भी अवेयरनेस आई कि इन बच्चों को कैसे इनका रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, इनको कैसी और सुविधाएं देके समाज का मतलब प्रोडक्टिव मेंबर बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी मूवी आई। ये जो पिक्चर बनी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे बनी है। बच्चे को लिखने पढ़ने में ये नॉर्मल दिव्यांगता तो दिख जाती हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल वाली नहीं दिखाई देती हैं। उनके दिमाग में जो नंबर्स होते हैं वो उनको उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे 15 लिखा है, 15 है तो वो 51 दिखाई देता है, जब W है तो वो M दिखाई देता है। तो उस पिक्चर में लोगों को देख के बहुत सारी चीज़ सीखने हुई कि हमारे नॉर्मल बच्चों, और इसका ये असर हुआ कि अब जितने भी स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, रिसोर्स रूम टीचिंग दी जाइए। क्योंकि बच्चा अगर अपने सेंसेस से सीखता है तो अगर उसको टच से सिखाया जाए, उसको देख के सुन के उसके ऑडिटरी कार्ड, ऑडियो वीडियो यूज़ किया जाए, फ्लैश कार्ड यूज़ किया जाए, तो बच्चा नॉर्मल कोप अप। ये प्राइमरी स्टेज में बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है,
जैसे हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, हम नॉर्मल बच्चों को देखते हैं कि वो उल्टा लिखते हैं। छोटा बच्चा है ना, चप्पल हमेशा उल्टी पहनेगा, सीधी कभी नहीं पहनेगा। तो इसके साथ हम रिमीडियल टीचिंग देंगे, रिसोर्स रूम टीचिंग देंगे। जैसे मैप है, मैप उभरा हुआ होता है, विजुअल ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे तो बच्चा सेंसेस से ज़्यादा अच्छा सीखता है और नॉर्मल बच्चों की तरह आगे जाके वो लर्निंग करता है। जी जी जी। सुनीलता जी, इसके अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए दिव्यांगजनों की, तो सरकार के प्रयास भी काफ़ी कुछ अहम रहे हैं इसके। जी सर। तो अगर सरकार के प्रयासों की बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में ऐसे काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं जो इन व्यक्तियों को आगे चल के समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। सर। आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इसमें किस किस तरह के मुख्य प्रावधान हैं? जी सर, एक तो बच्चों के लिए सबसे पहला तो है उनको आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो राइट टू एजुकेशन के द्वारा जो हमारे दिव्यांग बच्चे 6 साल से 18 साल तक ये निःशुल्क शिक्षा है, और अगर उनकी दिव्यांगता कोई भी प्रकार हो, कोई भी स्कूल उनको डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि उनको हम प्रवेश नहीं देंगे। क्योंकि पहले जो मानसिक विमंदित बच्चे होते थे उनको वो स्कूल वाले लेते ही नहीं थे कि ये एक बच्चा आएगा हमारा स्कूल का माहौल ख़राब करेगा और बच्चों को नहीं पढ़ने देगा। लेकिन अब राइट टू एजुकेशन के एक्ट के तहत सारे ही दिव्यांग बच्चे कोई सी भी कैटेगरी का हो वो मना नहीं कर सकते हैं। बच्चा जाएगा, ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षा ही सीखे, उसके सामाजिक जो स्किल है वो सीखेगा, मैनर सीखेगा, अपने पीयर ट्यूटरिंग, समाज की अन्य चीज़ें सीखेगा और टर्न टेकिंग सीखेगा, शेयरिंग सीखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी, एक तो ये राइट टू एजुकेशन आया है। दूसरा, इन बच्चों के लिए एस्कॉर्ट, ट्रांसपोर्ट और रीडर, राइटर भत्ता ये सब मिलते हैं। एग्जामिनेशन में भी इनको सुविधाएं मिलती हैं कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, रीडर मिलता है। जैसे उनको नौकरियों में भी आरक्षण मिलता है। हायर एजुकेशन के लिए उनको जो अनुप्रति कोचिंग का है उनमें भी छूट मिलती है, पैसे मिलते हैं। उसके अलावा इन बच्चों के लिए रोजगार तो मेन उद्देश्य है ही, उस रोजगार में भी इनका जो रेशो है, आरक्षण है, वो 5% कर दिया गया है। और इसके साथ इनको ट्रांसपोर्ट, एस्कॉर्ट ये सब फ्री है। इनकम टैक्स में भी इनको 80G के तहत रिबेट है। और इसके अलावा जैसे जो दो दिव्यांग शादी करते हैं या एक दिव्यांग, तो उनको स्वखत दाम्पत्य जीवन के लिए भी कुछ राशि दी जाती है। स्वयं रोजगार के लिए भी इनको 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रयास किए हैं। और इसके अलावा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो इनका नाम ही शब्द दिव्यांग दिया है। दिव्यांग का अर्थ होता है जिसका एक दिव्य अंग है। पहले इन्हें पता नहीं किस किस नाम है, विकलांग और अच्छे नामों से नहीं है, लेकिन अगर संबोधन ही हम अच्छे नाम से करेंगे तो हम लोगों को अच्छा फीलिंग आएगा, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ जी, उनका भी आत्मसम्मान विकसित होगा और उन्हें भी लगेगा गया कि हम भी इस समाज के हिस्सा, अभिन्न अंग है। जी जी जी। सुनीलता जी, दिव्यांग बच्चों की अगर परिजनों, अभिभावकों को समझाने की या उनको जागरूक करने की बात की जाए तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। आप चूंकि इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको आपके करियर में क्या कुछ ऐसा रहा कि ऐसे विशेष योग्यजनों के लिए मीडिया ने किस तरह से काम किया है और आगे किस तरह के प्रयास किए जाने सर, जैसे राजस्थान सरकार की शिविर आती है, सूजस आती हैं, न्यूज़पेपर आता है, इनमें भी मैं मेरे आर्टिकल्स देती हूँ ताकि काफ़ी लोग पढ़ते हैं तो उनमें अवेयरनेस आए कि इनकी बच्चों की सक्सेसफुल स्टोरी भी हम लिखते हैं, हमारे स्कूल में भी लिखवाते हैं, बच्चों को बताते हैं। और गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रयास किए हैं। स्टीफन हॉकिंस कितने बड़े वैज्ञानिक थे जो कि चल फिर नहीं सकते थे, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते थे, वो इतने महान वैज्ञानिक, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ योग्यता ज़रूर होती है, क्षमता ज़रूर होती है। तो हमें ज़रूरी है इनकी क्षमताओं को पहचाने। इनकी काफ़ी बच्चे हम लोगों के साथ ऐसे थे कि वो बच्चे एजुकेशन में नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में नाम रोशन कर रहे हैं और आपके म्यूज़िक में नाम रोशन करें। जैसे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत, वोकल उनका बहुत अच्छा होता है। तो ये क्षमताएं सारी किन से, इनकी सक्सेसफुल स्टोरी अगर न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में, दूरदर्शन पे इन पे आएगी तो और भी पेरेंट्स अवेयर होंगे, इन बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सिखाने की कोशिश करेंगे। जी जी। सुनीलता जी, जैसे कि आपने बताया कि इनकी सक्सेसफुल स्टोरी की आपने बात की, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार ऐसा हुआ है कि अपने प्रोग्राम मन की बात में ऐसे बहुत से लोगों का जिक्र किया है कि उनकी सक्सेस जो स्टोरीज़ हैं वो जनता के साथ शेयर की है। तो आपको नहीं लगता कि इससे उन लोगों में एक आत्मविश्वास जागा है, उससे कुछ करने का उनमें जज्बा जागा है? जज्बा जागा है और समाज को भी
एक नई सोचने समझने की कल्पना मिली है कि हम इन दिव्यांगों को ये नहीं सोच सकते कि यह कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें हमसे ज़्यादा क्षमता है, क्योंकि ईश्वर एक कमी रखता है तो उसको भरपाई करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देता है। बहुत से को विजुअल इम्पेयर होते हैं, हम सोचते हैं इनको नहीं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस हमारा मनाया जाता है 3 दिसंबर को। उसमें हम लोग ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो आज इतने बड़ी पोस्ट पे ओहदे पे हैं। एक मैडम हमारी थी, वो टीचर थी फर्स्ट ग्रेड की, वो सारे काम स्वयं करती थी। वो बता रही थी अपने एक्सपीरियंस से वो कैसे अपनी गैस पे रोटी भी बना लेती, दूध भी गर्म कर, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, और मेन उद्देश्य हमारा है इंडिपेंडेंट बनना। बल्कि ये हम लोग को लगता है, मुझे कई बार कि नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत सिंसियरली काम करने वाले होते हैं। जी जी। सुनीलता जी, 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो एक बहुत बड़ा वर्ग भारत की जनसंख्या का जो 1.7% जनसंख्या है वो दिव्यांगजनों में आती है, और उनमें अगर मोटे मोटे अगर बात करें 50% लोग ऐसे हैं जो अगर आंकड़ों में अगर बताया जाए तो 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं दिव्यांगजन हैं जो निरक्षर हैं। तो इस कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है? सर, इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने बहुत प्रयत्न करे। इन छोटे छोटे आंगनवाड़ी केंद्रों में भी इन्होंने बताया गया है कि इनका कैसे करा जाए, और आंगनवाड़ी में जैसे इन गर्भवती महिलाओं को अच्छा पोषण दिया जाए, इन्हें जानकारी दी जाए। एएनएम बहन जी आती, इनका चेकअप करती है इनके टाइम से, और इनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जाती है कि पेरेंट्स किस तरीके से जच्चा बच्चा दोनों का ध्यान रखा जाए। और ये जो प्रसव है वो भी हॉस्पिटल में कराया जाए, क्योंकि बच्चा जो पहले प्रसव घर पे होते थे, सर पे कहीं चोट आ गई, मतलब काफ़ी चीज़ें तो हमारी लापरवाही से ये डिसेबिलिटी होती है। जी। तो और काफ़ी दवाइयाँ बिना पूछे डॉक्टर से ले लिया। तो ये डिसेबिलिटी का रेशो हमारे इंडिया में ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि रूरल एरियाज़ ज़्यादा हैं, और रूरल एरियाज़ में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है फीमेल वर्क को। तो इसी तरह कैसे महिला बाल विकास के तहत शुरू से ही इनको मतलब काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जी, लेकिन जब से संस्थागत जो प्रसव है उसको बढ़ावा दिला है, उसके बाद में काफ़ी कुछ जो आंकड़ा है कम नजर आ रहा है। सर, आप टोटली देखो कि सेरेब्रल पॉलिसी, क्योंकि ये घर पे होता था, सर पे चोट आ गई, छोटा बच्चा है, फोर्सिव डिलीवरी हो गई, तो इसमें बहुत सारी इन्फेक्शंस हो गए, और बिना पीछे डॉक्टर से दवाई ले ली, कुछ बीमारी है, और मतलब समय समय पर रूटीन चेकअप ज़रूरी है। तो ये चीज़ें किसने, हमारी गवर्नमेंट ने ही हेल्थ के अकॉर्डिंग करा है, उससे काफ़ी सुधार आया है, गाँव में काफ़ी सुधार आया है। जी। सुनीलता जी, अगर बात की जाए इनकी शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर, तो सरकार ने 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया है। क्या आपको लगता है कि दिव्यांगजनों के मामले में अगर बात की जाए तो ऐसे बच्चों को जो कॉलेज एजुकेशन है वो भी अगर फ्री दी जाए तो उनके रोजगार में काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी? जी सर, बहुत अच्छा सवाल। ये देना चाहिए, आम जनता को भी इसके लिए मुद्दा उठाना चाहिए। अनुप्रीति जो हायर एजुकेशन जो कोचिंग वोचिंग है उनके लिए तो इनको काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। छात्रवृत्ति इनके लिए लागू की गई है, अगर ये कोई जैसे हैं, और जैसे आस्था कार्ड भी इनका बनता है, तो बीपीएल की जैसी सारी सुविधाएं, अगर दिव्यांग है और उसके पास आर्थिक सोर्स कम है तो वो अपना आस्था कार्ड बना सकता है। तो आस्था कार्ड के साथ उसको सारी बीपीएल वाली सुविधाएं मिलेंगी, छात्रवृत्ति भी मिलेंगी। और अगर ज़्यादा और गवर्नमेंट से अवेयरनेस करी जाए और पेरेंट्स मांग करें, क्योंकि पेरेंट्स एक अभिभावक संघ बना हुआ है जो इन दिव्यांगों का, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो गए इस मामले में, तो वो अगर मांग करेंगे तो ज़रूर सरकार हमारी बहुत कुछ करेगी। जी। सुनीलता जी, अगर इनकी शिक्षा की हमने बात की तो शिक्षा के बाद में जो पहला जो चरण आता है वो होता है रोजगार का। जी सर। तो ऐसे जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनको शिक्षा, जो विशेष शिक्षा की बात करें, वो मिल चुकी है और वो रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से शिक्षा के क्षेत्र हैं जिनमें अगर इनका एडमिशन हो जाए तो आगे चल के रोजगार की संभावनाएं हैं वो प्रबल हो जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जो हैं फाइन आर्ट ज़्यादा लेते हैं। जी सर, बच्चे का, हर दिव्यांग बच्चे का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। बहुत से बच्चों को स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, और बहुत से जैसे ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनको रिपीटेटिव बिहेवियर किया जाता है। तो उनको ऐसी चीज़ें की जाए जैसे होटल मैनेजमेंट वाली चीज़ में इन्वेस्ट वर्क करा जाए, स्टोर कीपिंग में किया जाए, तो वो अच्छे रिसेप्शनिस्ट के काम अच्छा करते हैं। लड़कियों को पार्लर के काम में सिखाया जाए, स्टिचिंग में किया जाए,
तो बच्चा उनकी क्योंकि हमारे बच्चे हैं उनका ज़्यादा आईक्यू नहीं है, तो उस आईक्यू के अकॉर्डिंग उस बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग को बोलते हैं काम चलाऊ पढ़ाई, कि काम चलाओ मनी हैंडलिंग उसको आ जाए, उसको कैलेंडर देखना आ जाए, मोबाइल पे अपना जो फंक्शन सब आ जाए, तो वो चीज़ों से वो क्या, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सके। और आज अगर फिजिकली नहीं है, फिजिकली है तो फिजिकली वाला बच्चा काफ़ी कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर लेता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। जी स्नेहलता जी, सरकार ने इन बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी कुछ सार्वजनिक स्थलों पर सुविधाएं भी डेवलप की हैं। जैसे अगर बात करें तो रैंप बनाए दिए गए हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा की जा रही हैं। लेकिन अभी भी क्या ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो काफ़ी कुछ बाकी रह गई हैं सरकार के द्वारा करने में, और या कुछ नए कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो सरकार को करने की आवश्यकता है? जी सर, ये यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग एक कंसेप्ट चला है जो मतलब सार्वभौमिक, मतलब जो चीज़ें सब जगह एक जैसी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुगम भारत अभियान का अभियान चालू किया था। इसमें जैसे लो फ्लोर बसें हैं, जैसे रैम्प्स हैं, व्हील चेयर को पकड़ने के लिए बार्स हैं, तो बच्चा कहीं पे जैसे ब्रेन लेपी में सिग्नल्स होते हैं, ऑडिटरी जैसे जो चौराहे होते हैं उसमें जो विजुअल अगर रास्ता क्रॉस कर रहा है तो उसको ऑडिटरी स्टिमुलस मिलता है। तो ये चीज़ें काफ़ी कुछ लागू हो गई हैं और की जा रही हैं। तो ये क्योंकि ये सिर्फ कंसेप्ट हमारा दिव्यांगता का सिर्फ अपने भारत में ही नहीं, विदेशों में भी डेवलप, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सारी सुविधा जो लागू विदेशों में की गई है वो हमारे इंडिया में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ताकि हमारे इंडियन वालों को भी सेम डेवलपमेंट हो सके। जी स्नेहलता जी, अगर राजस्थान की बात करें तो हमारे प्रदेश में भी बहुत सारे जो स्कूल हैं और संस्थाएं हैं वो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में और उनके भविष्य में रोजगार को प्रदान करने के लिए अपने कार्य में लगी हुई हैं। तो उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा खुल के बताइए। सर, इनको स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक का लोन दिया जाता है ताकि ये अपना स्वरोजगार जो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग छोटे से ही जैसे टी स्टॉल खोल ले, जो भी इनको काम आता है, या प्रिंटिंग प्रेस का या कंप्यूटर का, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ योग्यता ज़रूर है। तो गवर्नमेंट इनको स्वरोजगार के लिए लोन देती है, जहाँ पे इनको प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू भी जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर में भी, और ओपन शेल्टर में भी इनको जॉब जहाँ मिलेंगे वो कर सकते हैं। जी जी स्नेहलता जी, एक बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल टीचर्स होते हैं उनकी बहुत कमी देखने को मिलती है, और ऐसे टीचर्स को तैयार करने के लिए जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं वो भी बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? जी सर, भारतीय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। वो सारे जो दिव्यांग बच्चों से संबंधित जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, अब तो हर जगह इसके स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। राजस्थान सरकार से भी मान्यता प्राप्त बीएड होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, एसटीसी होते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस, और गवर्नमेंट में भी इसकी वैकेंसी निकलने लगी है, और हर प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि इसका रेशो है कि 4 बच्चों पे एक स्पेशल एजुकेटर होना अनिवार्य है। तो स्कूलों में भी जब इंस्पेक्शंस होते हैं आरसीआई के, तो उनको स्पेशल एजुकेटर दिखाने पड़ते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट होने लग गए। प्राइवेट सेक्टर में भी होगा, और उनके लिए काफ़ी सारी उनकी भी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे विजुअल इम्पेयर में होते हैं, उनका है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट के होते हैं जो ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं, और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाले में भी वो जो उसकी रिसोर्स रूम टीचिंग दी जाती है। तो तीनों डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन लोगों के कोर्स कराए जाते हैं ताकि उनको ट्रेन टीचर्स मिले, और बच्चों के ट्रेन टीचर, क्योंकि उनकी क्षमताओं को वही पहचान सकता है। और इसके लिए समय समय पे उनको 5 साल में 100 पॉइंट इकट्ठे करने होते हैं, ट्रेनिंग करनी होती है। क्योंकि अगर नॉर्मल टीचर अगर इनको पढ़ाता है तो वो एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि वो इनको उस तरीके से नहीं पढ़ा सकता जो विशेष शिक्षक पढ़ा सकता है। तो उसके लिए उनके लिए आरसीआई से ही हर 5 साल में उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और 1 घंटे के 1 पॉइंट होते हैं, ऐसे करके उनको 100 पॉइंट इकट्ठे करने पड़ते हैं। जी जी श्रीलता जी, आपने जैसा बताया कि इसमें 2 श्रेणी के बच्चे आते हैं, शारीरिक विकलांग जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं बच्चे, और एक मानसिक दिव्यांग श्रेणी में आते हैं जो बच्चे। तो आप स्वयं इस फील्ड में हैं, शिक्षिका हैं। हाँ जी। तो जो मानसिक दिव्यांग श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करने में किस तरह की समस्याओं का सामना करना? सर, मानसिक विकलांगता वालों को तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि एक तो उन बच्चों में पेशेंस नहीं होता,
और वो सिटिंग नहीं होती, अटेंशन स्पैन नहीं होता। तो उनके लिए वर्क करने के लिए तो एक बार बच्चों से बहुत अच्छे से पहले रैपो बनाना पड़ता है। बच्चा आपसे रैपो बन जाएगा तब जाके आपसे वो बैठेगा, आपकी बात मानेगा। वो 5 से 7 मिनट का अटेंशन स्पैन होता है। उसकी हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसका बिहेवियर प्रॉब्लम, तोड़ फोड़, ये मतलब काफ़ी प्रॉब्लम बिहेवियर होते हैं। उसके घर वाले भी ऐसे चाहते हैं कि वो स्कूल पे, क्योंकि पहले तो इनके लिए स्कूल ही नहीं होते थे तो पेरेंट्स दुखी हो जाते। तो इनके लिए स्पेशल स्कूल खुले हुए हैं जो, क्योंकि इनकी जो आईक्यू होता है वो आईक्यू बिल्कुल एकदम छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इन बच्चों को हम आईक्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। बॉर्डर लाइन वाला बच्चा है वो 8वीं तक पढ़ लेता है। उसके अंदर माइल्ड वाला होता है वो 5वीं तक पढ़ता है, लेकिन पढ़ लेता है अपनी। उसके बाद सीवियर और मॉडरेट और प्रोफाउंड, ये 3 कैटेगरी के बच्चे। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि डे केयर में आए, रिक्रिएशनल ग्रुप होता, म्यूज़िक सुन लिया, उनको खाना भी वो दूसरा खिलाएगा क्योंकि वो अपने आप से नहीं कर सकते हैं। तो वो रिक्रिएशनल ग्रुप में आते हैं, 3-4 घंटे रहते हैं, फिर घर चले जाते हैं कि चेंज हो जाता है। और जो प्रोफाउंड है वो प्रोफाउंड में भी ऐसे है कि उनको उनकी दैनिक जीवन, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, कि कैसे अब वो कपड़ा पहने, क्योंकि ये चीज़ें मेरे फादर इन लॉ पे भी मैंने की थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी चीज़ होती है। मेरे फादर इन लॉ आर्मी से रिटायर थे, उसके अंदर CGHS में थे, लेकिन उनको डिमेंशिया हो गया, बुढ़ापे में एक भूलने वाली बीमारी होती है। तो भूल गए कि वो ब्रश कैसे करना है, बटन कैसे उल्टा करने लगे। तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि ये काफ़ी तुम सीख सकती हो, तो मुझे ये चीज़ के लिए मोटिवेट किया। तो वो चीज़ हमने उन पे यूज़ किया कि उनको कि प्रैक्टिस से बच्चे को जितनी ट्रेनिंग देंगे, रिपीटेशन कराएंगे, वो बच्चा सीखता। वही चीज़ मैंने अपने फादर इन लॉ पे करी। उनको शूज़ उल्टे पहने हैं, कैसे पहनाएं, उनको ब्रशिंग कैसे करना, तो स्टेप्स में हम चीज़ें वो सिखाते हैं। धीरे मतलब आपने उनसे सीख तो जो प्रेरणा लेके बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। कोई भी बच्चा हो, देखो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे को तो हम लोग ना इस तरीके से कि ट्रेन करने में काफ़ी टाइम लगता है हमको। जी। श्रीलता जी, आप चूंकि इस क्षेत्र में हैं और आपको इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ सरकार के द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, मुझे 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, 12 राज्य स्तरीय और 12 राष्ट्रीय स्तरीय मिल चुके हैं, जिसमें मुझे एक समाज कल्याण विभाग, जो ये दिव्यांगों को डिपार्टमेंट है, इससे मुझे 7,500 का चेक मिल चुका है, प्रशस्ति पत्र और मिला हुआ है। एक मुझे भारत सरकार, राजस्थान भारत सरकार समाज सेवा के लिए, दिव्यांगों की समाज सेवा के लिए भी पुरस्कार मिल चुका है 2016 में सर। जी। स्नेहलता जी, अक्सर पहले देखने को मिलता था कि दिव्यांग बच्चों को जो है भावनात्मक हीनता और सामाजिक बहिष्कार जैसे जो स्थितियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे अब जो स्थिति है उसमें बदलाव आया है। तो क्या आपको लगता है कि अब समाज का जो सोचने का तरीका है ऐसे लोगों के प्रति, वो काफ़ी कुछ बदल गया है? जैसे हम सोसाइटी में गए, काफ़ी हम लोगों को, जैसे मैंने तो व्हील चेयर पे, एक मेरी फ्रेंड थी, तो हम लोगों को मतलब अवेयरनेस हो गया, वो हेल्पिंग हैंड आने लग गया, वो हमारी हेल्प करते सोसाइटी में। अब वो वाली बात नहीं है कि इनको इस तरीके से देखा जाए। और हम अब हर जगह, हमारे स्टाफ में भी है और भी जगह पे है, हम सोसाइटी में भी देखते हैं। तो वो चीज़, एटीट्यूड बदल गया लोगों का, कि पहले लोग जो सोचते थे, काफ़ी चीज़ बदल गई है। और अवेयरनेस इतनी कर रहे हैं, जा रही है, अब तो मीडिया भी है, मास मीडिया से हो रहा है, न्यूज़पेपर से हो रहा है, तो काफ़ी लोगों, अब सम्मान की दृष्टि से इन्हें देखा जा रहा है, और इन्हें भी आत्मनिर्भर बनने से इनके काफ़ी सारे भारत में प्रगति हुई है। जी। स्नेहलता जी, चूँकि आप इस फील्ड से बहुत नज़दीकी से जुड़ी हुई हैं, तो जो दिव्यांग बच्चों की को लेकर अगर जागरूकता की बात की जाए, तो लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए या उनकी जागरूकता में वृद्धि की जाए, ताकि ये बच्चे जो हैं अपना जीवन और भी आसानी से जी सकें? सर, जागरूकता के लिए तो हमारी भारत सरकार ने विश्व दिव्यांग दिवस, जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जो हमारे भारत सरकार में, भारत में जगह जगह बनाया जाता है, अभी ऑफिसों में, स्कूलों में। और तो इसमें यही दिखाया जाता है, उसमें एक सिग्नेचर कैंपेन भी, अवेयरनेस एक्टिविटी भी की जाती हैं, लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज़ उस समय उनमें से डायरेक्ट प्रत्यक्ष बताई जाती है, जो भी कुछ अचीव कर चुके हैं। बहुत से बच्चे ऐसे, इनके लिए इतने गैजेट्स आ गए हैं, जैसे डेजी प्लेयर आया है, जो बच्चा काफ़ी ई कंटेंट पढ़ केता है। तो जैसे ब्रेल लिपि में भी काफ़ी ई कंटेंट, जैसे कंप्यूटर पे भी ऑपरेट कर रहा है। तो वो बच्चे जहाँ कहीं अपनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो उनकी सक्सेसफुल स्टोरी भी दिखाई जा रही है। काफ़ी व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे, जैसे देवेंद्र झांझड़िया स्पोर्ट्स में जा चुके हैं, तो काफ़ी सारे जो माउंट क्लाइंब कर चुकी हैं, उन अरुणिमा सिन्हा उनके, और हमारे सोसाइटी में भी कर रहे हैं।
मतलब हमारे स्कूल में भी बच्चे काफ़ी ऐसे करते हैं, तो वो चीज़ मोटिवेशनल स्टोरी देख के समाज का एटीट्यूड बदल रहा है। जी। स्नेहलता जी, जो सरकार का डिजिटल ढांचे की अगर बात की जाए तो डिजिटल ढांचा जिस तरह से विकसित हुआ है, आपको लगता है कि इसकी वजह से ऐसे बच्चों को काफ़ी कुछ सहायता मिली है? जी सर, सबसे बड़ी बात तो ऑडियो वीडियो एड्स जो कि स्मार्ट क्लासेस चले, बच्चों को काफ़ी चीज़ सीखने में मदद करते हैं। हम लोग पजल्स और ये चीज़ें तो करते ही हैं, लेकिन बच्चा क्या होता है, सेंसेस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो सेंसेस किससे, आईज से और ईयर्स से सुनता है या फिर टच करके सीखता है। तो आपने आई और ईयर के लिए आपने ऑडिटरी स्टिमुलस दे दिया, ऑडियो वीडियो, तो काफ़ी बच्चे हैं जो अपने आप से भी सीखते हैं काफ़ी चीज़ें। जी। स्नेहलता जी, आपको लगता है कि ऐसे बच्चों को अगर पोषण की बात की जाए तो उनके पोषण स्तर में अगर इजाफा करना है तो क्या इनके लिए कुछ अलग से, कुछ पोषण स्तर के लिए कुछ अलग से इनके डाइट में, इनके आहार में परिवर्तन किया जाए, या सेम जो एक नॉर्मल बच्चा जो खाता पीता है वो ही? वैसे देखा जाए तो बच्चा नॉर्मल खाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा देशी इंडियन खाना, हेल्दी खाना। लेकिन ये प्रॉब्लम खाने वाली तो नॉर्मल बच्चों के लिए भी हो गई है, वो भी मैगी पास्ता भी ये खा रहे हैं। और ये जो चॉकलेट्स वाली यार, ये हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा रही हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट, बच्चे इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, जल्दी से गुस्सा आता है, तो उनके लिए हमको ये जो चॉकलेट्स वाली चीज़ें, हाइपर एक्टिव करने वाली चीज़ें, ये चीज़ें कम करनी चाहिए। और उनकी एक तो ग्रॉस मोटर एक्टिविटी, यानी दौड़ने, भागने, फिजिकल वर्किंग जैसे स्विमिंग, ये चीज़ें, साइकिलिंग करानी चाहिए। बच्चा क्या करता है, करता नहीं कोई एक्टिविटी, उसकी कैलोरी बर्न नहीं होती है, वो स्कूल में आके जो बिल्कुल माँ बाप पैम्पर करके भेजते हैं, वो बच्चे में इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है। तो उसको सेटल करने के लिए यही है कि उसको हमारा इंडियन वाला खाना दें, बाकी विदेश वाला। और अगर बच्चे में और कोई प्रॉब्लम तो वो डाइटिशियन से पूछे, डॉक्टर साहब को अपने आप ही प्रिस्क्राइब, वैसे आप नॉर्मल खाना देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना चाहिए हमारा भारतीय खाना, हमारे जो कल्चर के अकॉर्डिंग हो। जी जी जी। स्नेहलता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने दिव्यांगजनों को लेकर, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, उनके रोजगार से जुड़े मुद्दों पर इतनी गहन चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।